नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश जी का रचित सिपाही की माँ, जो एक नाटक है, समझे ना। उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम लोग लेखक का संक्षेप परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ है। निधन इनका 3 दिसंबर 1972 में हुआ है, समझना। जन्म स्थान इनका जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, समझना। और शिक्षा इनका जो है कि एमए संस्कृत से भी है, लाहौर में किए हैं, और जालंधर से एमए हिंदी से भी किए हुए हैं, समझना। हिंदी और संस्कृत से, समझे ना। वृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, समझे ना। एक किए हैं। डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता, 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, 1962 में सारिका के संपादक, समझे ना। और शोधकार नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए, समझे ना। मोहन राकेश जी क्या लिखे हैं। तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी। जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी। मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं, समझ। तो आइए देखिए, ये नाटक है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर बने रहिएगा भैया, बात समझे ना। ये कक्षा 12वीं की पढ़ाई है, तो थोड़ा समझिए कि उस पर आपको थोड़ा सा केंद्रित होकर ध्यानपूर्वक पढ़ना ही पड़ेगा, और समझे ना। ये नहीं कि इस दृष्टिकोण से कि अंक आपको अच्छे प्राप्त करने हैं और उस दृष्टिकोण से आप जैसे तैसे पढ़ लिए, अंक प्राप्त कर लिए। लेकिन अगर आप हिंदी से आगे अपना फ्यूचर, भविष्य निर्धारण करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की परम आवश्यकता है। अन्यथा आप जैसे तैसे पढ़ सकते, बाकी आपकी सोच पर निर्भर करता है। देखिए, सिपाही की माँ, ये नाटक का शीर्षक है। पात्र देखिए, बिस्नी एक लड़की है, मुन्नी 2 लड़की का है, समझना। कुंती मानक, दीनू सिपाही, समझना। देहात के घर का आंगन, समझना, गांव देहात का अंधेरा और सिलदार आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चरपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चरपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियां पड़ी है। सामने एक लड़की का टूटा हुआ दरवाजा है, लकड़ी लड़की का नहीं एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है, समझे ना। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। अंगोछा समझे ना, गमछा। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है, जिसमें किवाड़ नहीं है, दरवाजा। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास गोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटुरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट
लेकर आती है। बिस्नी, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी? मुनि, हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का टिल्सन का मनी आर्डर आ गया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही न लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुनि, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिलती हो। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को चार हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। समझना ना, एक औरत है, उनकी जो बेटा है जो बहुत दूर रहते हैं और वे माता पिता की एक ही संतान है, तो समझना, तो लाल प्यार थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इस संदर्भ में बच्चे का जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को परेशान कर है। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाह फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी, तुम फिक्र क्यों करती है वो? माँ, देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? बिस्नी, चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर हैं। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। गाँवों में जो होते हैं ना कुछ लोग की जो मन में आया अंदाजी है तुक्काबाजी कर देते हैं। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। अगर हमारे चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो बिस्नी, ऐसी काली जबान ना बोल। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। बात समझ ना, तो करे कि ऐसी बात ना बोल। इस तरह के वार्तालाप सुनकर थोड़ा सा माँ खिन हो जाती है। सही बात है, समझ ना, पुत्र और माँ का प्रेम जो है अटूट होता है, अथाह होता है, अथक प्रेम होता है। उस संदर्भ में थोड़ा सा बात समझ ना।
समझ रहे ना। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। मुनि संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई न कोई जहाज डूब जाता है। विष्णु चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल अकल उसके पेट में आ गई है। वह वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। समझ है ना। गांव में एक चार लोग होते ही हैं। समझ है ना। मोनी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। अंधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती, बिसनदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिसन, आ कुंती चरखा पुनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चरपाई पर आ बैठती है। कुंती, कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। विष्णु, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है। लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह आज यह जो आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। मतलब बहन के हाथ पीले करना मतलब शादी विवाह करे। बात समझे ना। हाथ पीला करना, विवाह करना। विवाह। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। धानु भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा। वर मतलब दुल्हा, समझे ना, पति नहीं देखा। विष्णु, वर घर देखकर ही क्या करना। कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती, पर तू देख 14 की तो हो गई है। अब घर में रहकर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धानों का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार हो गई है, समझे ना। ये कुछ शब्द है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। उस समय की बात है जब भैया मोबाइल नहीं था। समझ जाए ना। नहीं ये सब सोशल मीडिया का ज़माना था। मोबाइल ही नहीं था, सोशल मीडिया का तो थोड़ा सा मतलब घर बैठे 7 समुद्र पार का भी हम लोग मैसेज इतना से फॉरवर्ड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपना विचार का आदान प्रदान कर लेते हैं। लड़ाई का कुछ पता है। विष्णु, नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। कुंती, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसनदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। समझ ना। शेर का मुंह किसने सुन कर देखा है। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि। समझ रहे। वार्तालाप अपना लोग कर रहे हैं। दिनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं।
हाथ मिट्टी में सने हैं। दीनू, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। विष्णु, किस बात की हद हो गई? इतना हाँफ क्यों रहा है? दीनू, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। विष्णु, कुछ बताएगा भी? बात क्या है? दीनू, बात क्या है? तमाशा है। सच कहती हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई है। विष्णु, क्या फिर वह चौधरी की बेवा? दीनू, नहीं, उसकी बात नहीं। दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट 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 फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। समझ है ना? कुछ लोग नहीं होते हैं मांगने उंगने वाले जो होते हैं। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। दीनू बाहर चला गया। विष्णु, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो दो बर्मा लड़कियां बाहर से आती है। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने, दोनों के हाथों में एक एक थैला है। कुंती विष्णु के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्टन है। विष्णु उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नजरों से रख उसकी ओर देखती है। कुंती उसी सवार में क्रिस्टन होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है, अपने बाहर घूमती है। एक लड़की, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। एक लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। समझिए ना, ये लोग मांगने उंगने वाला दुआ हुआ देते हैं, उनकी जीवन का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन दूसरे को वे लोग भलाई करने चल जाते हैं। समझ ना? कुंती विष्णु के कान के पास, यह लड़कियां क्रिस्टन नहीं, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। विष्णु लड़कियों के चेहरों पर दृष्टि जमाए हुए, हाय रे, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। एक लड़की, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। मुन्नी जरा आगे आकर, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। विष्णु और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो? लड़की, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वालों हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वो उधर भाग कर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों से मिल जाता है उसी से। विष्णु बात काट कर, केवड़ी, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। लड़की, वहाँ दिन
रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। मुन्नी, तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो? लड़की, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई। मुन्नी, माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाने हैं। एक लड़की, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हम लोगों को जहाज़ मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं, समझ रहे ना? बिस्नी सिहर कर, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। समझ ना रहे, वार्तालाप हो रहा है। एक लड़की, फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेजों के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। वह चरखों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे हैं। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भागकर आ सकते? एक लड़की, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। दो लड़की, आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी, मुनि सामने आ जाती है। बिस्नी, जा अंदर से हांडिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। मुनि अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? एक लड़की, दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और न पहुँच पाए तो कभी न कभी पहुँच ही पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल, फिर जंगली जानवर है, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहाँ जापानी सिपाहियों की। सिहर कर, उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। बिस्नी बिहल स्वर में, हाय बस करो, अपने पल्लों में आंख छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। एक लड़की, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई सरकाकर बिस्नी के मोढ़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिसंदेई। बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है यह बर्मा से आई है या कहाँ से आई है? मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि? मुन्नी बिस्नी के पास
फर्श पर बैठ जाती है। समझ रहे ना। मुन्नी बिस्नी के घुटने घुटने को सहलाते हुए, माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। बिस्नी आंखें पोंछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ, मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। बात समझ। थोड़ा सा घर से दूर रहने पर थोड़ा सा अभिभावक को थोड़ा सा चिंता रहता है कि कैसे होगा, किस हाल में होगा। समझ है ना। उसमें भी घर का एक लाडला बेटा। समझ है ना। तो यही है मुन्नी। और क्या पता पता कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। किसने। ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, अपने ही आएंगे, मतलब समझ ना। बीस ने कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच से जागकर, यह लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। बिस्नी क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। बिस्नी, तेरा दिल कहता है कि बेटी चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा, अपने ही आएगा। मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चूम कर और साथ टाल लेती है। पर्दा गिरता है। समझ रहे थे। पहला दृश्य था। अब और दूसरा दृश्य में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा भैया धैर्य बनाकर रखिएगा। समझ है ना। दूसरा दृश्य, वही आंगन, समय रात। दोनों चरपाइयाँ आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चरपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चरपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। समझ रहे ना। दूसरी चरपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई ढिपसी ढिप ढिप से ढिप से लिए अंदर से आंगन में आती है। बिस्नी पास आकर, तू अभी सोई नहीं। मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगे पर कर लेती है। बिस्नी, इतनी रात चली गई और मुझे अभी नींद नहीं आई। मुन्नी, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। बिस्नी, मेरी उम्र में वैसे ही नींद नहीं आती। समझ है ना। अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिस्नी अपनी चरपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है। मुन्नी करवट बदलकर, माँ, आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी अन्य मनसक भाव से, अच्छा। मुन्नी, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतिया के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों में के मोतिया तारों की तरह चमकते हैं। बांतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बिस्नी, अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़ कर करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़ कर लेट जाती है। उसके डिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ टीडियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है। प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक रोने की कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है।
फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कोई व्यक्तियों के करहाने की आवाज आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। बिस्नी मानक इधर उधर देखकर मानक कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से। तो सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटा? सुनसान में झीलों के बोलने का शब्द सुनाई देता है और फिर जैसा कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर अवेकवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक माँ। बिस्नी हल्का सिर हाथों में लेकर विहल स्वर में, तू ऐसा हो क्यों हो रहा है बेटे? क्या हुआ है तुझे? मानक मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक उसको मैंने कई गोलियां मारी थी। अगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है। वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है। मैं रेंगता हूँ तो वह पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह बड़ा खतरनाक है पानी। बिस्नी तू उठ, चरपाई से लेट जा। मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक दूध नहीं, पानी। और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा। जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। बिस्नी व्याकुलतापूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी नहीं बेटे, कोई नहीं, तू यूं ही घबरा रहा है। उठ, आराम से चरपाई पर लेट जा। नहीं पानी। बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वो पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बिस्नी यह ले बेटे पानी, आराम से पीना। छोटा छोटा घूंट करके नीरे नीरे हाल पानी पेट में जाकर रखता है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता। मानक नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ। मुझे अब भूख नहीं लगती पानी। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके साथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ से स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। मानक यह वही है। वह देख माँ, वह आ गया है। वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। फिर हार्श स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही, तू इसे गोद में लेकर बैठी है? देखती नहीं यह मुर्दा है? बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जो जहद करता है। मानक यह झूठ कहता है। मैं मुर्दा नहीं हूँ। मैं हिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिस्नी उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे
कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के साथ ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश में ले जाकर जंगल में चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथों से छुड़ाकर उसे घूरकर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसका क्या लगती? बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ। मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही, तू इसकी माँ है? उसे भी घूरकर देखकर, पर तू देखने में तो इस वहशी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। समझ रहे ना? थोड़ा और धैर्य बनाकर रखे। बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ। मेरा बेटा वहशी नहीं। इसने किसी की जान नहीं ली। यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगा। यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है। हजारों इसके दुश्मन है। वे इसको खोज रहे हैं। वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानव को ठोकरे मारने लगता है पर बिस्नी उसका पांव पकड़ लेती है। बिस्नी, नहीं नहीं, तू इसे नहीं मार। देख इसका शरीर कितना घायल है। तू तू भी तो आदमी है। तेरा भी घर बार होगा। तेरी भी माँ होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह दिल का बहुत भोला है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। यह सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इन घावों से कब कब मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। समझे ना? एक घायल है और जो आया सिपाही में युद्ध हुआ है। तो देखिए, बेसनी, तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका विवाह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। अगर लड़की के विवाह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर न भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं सोचता था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगा। फिर मैं इसका भी विवाह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? समझ है ना? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। समझ है ना?
एक माँ और पुत्र का प्रेम का यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे अपनी माँ अपना कर रही है। घर की जो दयनीय स्थिति है इस वजह से, समझ है ना, भेजा जा रहा है युद्ध के लिए। सिपाही, मेरी माँ, जरा सा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरा बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोल कर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वही साना चमक दिखाई नहीं देती? बिस्नी, नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती। तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसा आंखों में खून भरकर देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटकर उठ खड़ा होता है। वह सिपाहियों को गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे मेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? बिस्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेती है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? वो उठकर मुझे ठोकर लगा, उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिस्नी को झटकर बीच में से हटा देता है। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक इसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चरपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छुपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, बिस्नी, मानक, मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के करहाने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक, मानक। मुनि जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है, घबराए हुए स्वर में, माँ। बिस्नी उसी तरह, मानक। मुनि जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है।
मुन्नी बिस्नी की चरपाई पर जा बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुधियाई सी नजरों से और देखती है। बिस्नी कुछ खोजती सी। मानक, मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो। माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी, जैसे आत्मगत चिट्ठी जाएगी और वहां आप। मुन्नी, ये सपना था जैसे लग रहा है ना, देख रहे हैं ना। मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप ही आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। बिस्नी, कड़े और चूड़ियाँ? ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों में से टप टप पानी बरसने लगता है। समझे ना? मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और तामबंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ? बिस बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? बिस्नी, हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के कड़े। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चरपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती वा न लगाई पर ब्राह्मण सहाय, रखना हारे रखिया प्रभु व्याधि मिटाई, पर्दा गिरता है। समझ है ना? उस सपना था शायद। समझ है ना? ये थोड़ा सा एक वार्तालाप, समझ है ना, डिस्कशन टाइप का होता है। समझ ना, युद्ध में होता है माता का जो प्रेम को दिखाया गया है। समझ ना? देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर शब्द निधि को हम लोग देखते हैं। सिलदार जहाँ हमेशा नमी रहती है। खस्ता हाल, बुरी स्थिति, नरीदे, बिना आंख वाला अंधा, निस्तब्धता, मौन, सन्नाटा, लोई, मोटी चादर, सुच्चे, शुद्ध, निरेहाल, खाली पेट, बहसी, कुर, उन्मत्त, बेवा, विधवा, मियाद, समय सीमा, क्रिस्टान, ईसाई, हड़प, अक्षर, काली जबान, बुरी जबान जो लग जाए, तिरिया, स्त्री, मुटियार, जवान, स्वांग, भेष। समझ है ना? तो इसी तरह यहाँ पर समाप्त हुआ भैया। जो आपको लगे सुझाव आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, जो कि यथासंभव सुधार किया जाएगा अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद है दोस्तों। धन्यवाद।